अखबारों के सभी पन्ने पढ़ के आज यही पता लगता है कि कोविड-19 ने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है हमें। पर क्या यही सेम हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है? आज के इस वीडियो में इसी बारे में जानकारी हम लेंगे और देखेंगे कितना खतरनाक है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इससे बचने के लिए, क्या हम एज अ कंट्री कितने फार बेटर कर रहे हैं दूसरी कंट्री से कंपेरेबल। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को जानने के लिए कोरोना वायरस कितना खतरनाक है आपके लिए। किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है ये उसका सेंट्रल बैंक बहुत अच्छा बता सकता है। भारत में आरबीआई सेंट्रल बैंक है और आरबीआई ही बता सकता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह चल रही है, लेकिन आरबीआई इस समय चुप है। वहीं पर हम बात करें मूडीज की या बात करें आईएमएफ की या बात करें गोल्डमैन सैक्स की, इन लोगों ने ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर रखा है कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। जैसे मूडीज की बात करूं, लॉकडाउन शुरू होने से पहले मार्च में 2.5% का ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट कर चुके हैं, पहले 5.5 का था। लॉकडाउन बढ़ने पर आज की डेट पर ये 0.2 तक गिरा चुके हैं। वहीं बात करें हम अगर जो दूसरी एक और संस्था जो कि गोल्डमैन सैक्स है, उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में यही जो है वो 1.8% पे जीडीपी रियल आपकी जीडीपी होगी। सुनने में भयावह लगता है, लेकिन अगर जो हम पॉजिटिव की बात करें तो इस समय यूएस और बात करें G20 कंट्रीज की या यूरोप की, इन सब की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव आकी गई है। सिर्फ इंडिया और चाइना इस रेस में पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव टेकअप है हमारे पास कि हम आगे बढ़ रहे हैं सही दिशा में पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ। दो 2008 की बात करूं तो उस समय मैं एमबीए क्लियर करके मार्केट में आ चुका था और मेरी जनरेशन ने सबसे बड़ा इंडिया में इन्फ्लेशन रेट देखा। मार्केट इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सामने बहुत ज़्यादा थी। तो अगर जो आज कंपेयर करें हम आज के टाइम को अपने 2008 के टाइम से, तो 2008 टाइम बेटर था। वो इसलिए बेटर था क्योंकि उस समय एटलीस्ट हम काम कर सकते थे, अपनी जीडीपी बढ़ा सकते थे। लेकिन इस समय इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे खड़ी है। ऐसा कहना सिर्फ मेरा ही नहीं है, रघुराम राजन का भी है, जो कि एक्स गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। वहीं पर आईएमएफ चीफ गोपीनाथ का भी कहना है कि जो हमारी बिजनेसमैन है या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो इस समय रिलेक्टेंट है पैसा खर्च करने में, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे सप्लाई पे आएगा, क्योंकि डिमांड नहीं है तो सप्लाई कम हो जाएगा। और एक बार अगर जो हमारा सप्लाई हिट होता है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या डिलीवर करेगा, और ऑब्वियस सी बात है लेबर वर्कफोर्स के पास काम नहीं होगा। तो एक ऑल टुगेदर साइकिल है जो हर तरफ चल रहा है, जो आपकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम में ला सकता है। तो 2008 से कंपेयर करें आज का, तो आज ज्यादा टफ टाइम है। 45 सालों में ऐसी इमरजेंसी पहली बार आई है, इसे हम इकोनॉमिक इमरजेंसी भी कह सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर है जिन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सबसे पहला सेक्टर जिसपे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर 60% लोग को एम्प्लॉयमेंट देता है। 265 बिलियन का जीडीपी में इनटेक है इस समय एग्रीकल्चर का। और कोरोना वायरस ने हमें तब हिट किया जब हमारी फसलें खेतों में खड़ी हैं कटने के लिए और मार्केट में सेल होने के लिए। कटने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी रियायतें दी हैं, पर सेल होने के लिए मार्केट में लोग भी होने चाहिए, बायर्स भी होने चाहिए, तो वहां पर इम्पैक्ट होता है। अगर जो इस सेक्टर को बेल आउट नहीं किया गया तो 60% लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट प्लस सप्लाई और डिमांड का रेशियो यहाँ पर चलाना पड़ेगा। इसके बाद 3 और सेक्टर हैं जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट में आएंगे, वो है रियल एस्टेट, बैंकिंग आपका ज़रूर इम्पैक्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और ऑटोमोबाइल। एक संस्था है केयर रेटिंग के हिसाब से 15% तक गिरावट आ सकती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आएगी तो सीधे सीधे सप्लाई कम होती है और फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जहां से स्टील इंडस्ट्री को कम डिमांड रखी जाएगी ऑटोमोबाइल के थ्रू। और ये डिमांड ऑलरेडी कम है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो स्टील इंडस्ट्री अगली इंडस्ट्री होगी जो इनडायरेक्टली इफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद बैंकिंग भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज बैड डेब्ट्स और लोन्स जरूर बढ़ेंगे इस समय। हालांकि आरबीआई की तारीफ की है मूडीज ने, जो कि 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया है, इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट कम होंगे, बैड डेब्ट्स भी कम हो सकते हैं। बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स क्या फील कर रहे हैं? जो देश की बहुत एक सर्वोच्च संस्था है सीआईआई, उन्होंने एक रिसर्च किया और 200 सीईओ का एक इंटरव्यू लिया, और इन सीईओ ने बोला कि कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे उन्हें अभी डर लगता है या इशू लगता है कि प्रॉब्लम आएगी। और उसमें से पहला पॉइंट है कि उन्हें लगता है कि उनका जो रेवेन्यू है वो 10% तक जरूर गिर जाएगा। ये काफी बड़ा इम्पैक्ट है उनके रेवेन्यू पर। रेवेन्यू नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं होगा। वहीं पर उन्हें डर है कि कम से कम 52% तक एम्प्लॉयमेंट रेट भी अफेक्ट होगा, मतलब 52% लोगों की जॉब जा भी सकती है जो बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं। अब मैं बताऊं, पिछले 45 साल में भारत अपने सर्वोच्च अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जूझ रहा है, जो कि इस समय 7% के आसपास चल रहा है।
और ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ इस समय कोरोना वायरस अटैक से पहले का, इस समय में पहुंच चुका है ये 8.74 की तरफ। तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये भी एक सेक्टर होगा जिसे गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी वापस बेल आउट होगी। जैसा कि कहना है रघुराम राजन का, हमें सबसे पहले एसएमईज के लिए इन्वेस्टमेंट का कोई पैटर्न निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फंडिंग करनी पड़ेगी। और वहीं गीता गोपीनाथ का कहना है कि एनबीएफसीज को आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करिए। नोबेल लॉरेट अभिजीत बैनर्जी का कहना है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट अपना जो भी बेनिफिट है वो नीडी लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। कैश बेनिफिट जितने भी गवर्नमेंट डायरेक्टली पहुंचाए इन लोगों के पास जो कि बहुत नीडी है और ऐसी सिचुएशन में है इनके पास खुद का पैसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं सेक्टर से हमारे पास डिमांड जनरेट होंगी। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है इन सब सेक्टर्स में हेल्प करने के लिए, इस सिचुएशन सबको बेल आउट करने के लिए? पहला काम गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो इनकम टैक्स फाइलिंग है उसकी डेट एक्सटेंड करनी चाहिए। अभी ऑब्वियसली किया है लेकिन हाई से और एक्सटेंड करने की जरूरत है, जैसे जैसे आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं एक्सटेंशन भी बढ़ेगा। उसके बाद जो भी रिफंड्स हैं उनको भी इनिशिएट करना चाहिए कि वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए रिफंडिंग पॉलिसी। उसके बाद एसएमईज का हैंड होल्ड करना पड़ेगा, एसएमईज के लिए स्पेशल पैकेजेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सप्लाई चेन मैनेजमेंट को रेगुलाइज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो गवर्नमेंट को सीरियसली वर्कआउट करना पड़ेगा। तो क्या हमारे लिए डरने की जरूरत है कि बाकी देशों के मुकाबले हमारा क्या हाल है? हम बहुत ही बेटर कंडीशन में हैं। इसका एक रीजन ये है कि हम दूसरे देशों से ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते उन्हें। तो कल अगर जो कोरोना वायरस की वजह से बाकी सारे देश ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ज्यादा पॉलिसी सेट करे कि कोई दूसरी कंट्री वहां ना पहुंचे या ज्यादा लोग उनकी कंट्री में ना जाएं, इस सिचुएशन में हमें कोई ज्यादा हार्म नहीं होने वाला, बिकॉज ऑलरेडी हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते थे। और जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ऑलरेडी ऑल टाइम लो प्राइसिंग पर है, तो इससे भी कोई ज्यादा बड़ा शॉक हमारी इकोनॉमी को नहीं पहुंच रहा है। हम बहुत अच्छी कंडीशन पर हैं इस समय, प्रोवाइडेड लॉकडाउन का एक्सटेंशन। अगर जो ये बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर जो हम किसी तरह इसे रेगुलराइज कर लें और कोशिश करें अपनी इकोनॉमी को वर्कआउट कराने का, तो जरूर ग्रो करेगी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं आप, और लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के लिए वेरी मच थैंक यू।